डीपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं डीपी सिंह आज आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी की क्लास लेके आया हूँ। अभी तक आपने जो पढ़ा है उन पर एक डालते हैं नज़र। हमने अभी तक जो पढ़ा था वो भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में पढ़ा था। उसके पहले हिमालय के बारे में पढ़ा था। तो अभी तक हिमालय का जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है ये हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। जब हम ज्योग्राफिकल डिवीज़न करते हैं इंडिया का तो उसमें देखते हैं जो सबसे बड़ा भाग है वो पेनिनसुलर प्लेटू का ही है। आप सभी जानते हैं कि जो इंडिया का एरिया है अगर देखें तो वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर एरिया होता है। इसका अगर 50% कर दें तो वो लगभग आपका पेनिनसुलर प्लेटू ही है। तो पेनिनसुलर प्लेटू एक्चुअली केवल इतना ही पार्ट नहीं है, ये भी है उसमें। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है द सेंट्रल हाईलैंड। पेनिनसुलर प्लेटू को किस में डिवाइड कर सकते हैं तो दो पार्ट में। पहला है द सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है द डेक्कन प्लेटू। कैसे पहचानेंगे और कैसे पढ़ेंगे? अगर आप माउंटेन एरिया को यहाँ से जो आपने पढ़ा उसको छोड़ें, उसके बाद आता है प्लेन, रिवर प्लेन्स। जो आपको ये रिवर दिख रहे हैं इनका एक प्लेन है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से पूरा ये एरिया और इधर का हिस्सा ये पूरा आपका हो गया पेनिनसुलर प्लेटू। तो अगर इसको हम लोग इसका शेप देखें तो ये होता है ट्रायंगुलर शेप। कैसा है? त्रिभुजाकार। अब इसमें एक यहाँ पर है भ्रंश घाटी। यहाँ पर ये है एक भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी से ही नदियाँ यहाँ पर बहती हैं, नर्मदा तापी। ये है सतपुड़ा विंध्याचल। इनके बीच में क्या है, ये नर्मदा और तापी दो नदियाँ बहती हैं। इनका जो डायरेक्शन है वो वेस्ट की तरफ है। आप देखेंगे इंडिया के जो मोस्टली रिवर्स हैं वो उनका डायरेक्शन ईस्ट है, लेकिन नर्मदा और तापी ऐसी नदियाँ हैं जो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में बहती हैं। इसको हम लोग ड्रेनेज में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस भ्रंश घाटी जो है इस पूरे पेनिनसुलर एरिया को दो भागों में बांट देती है। तो इसके उत्तर में जो पढ़ेंगे हम लोग इस हिस्से को पढ़ेंगे द सेंट्रल हाईलैंड, और जब इसे पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे द डेक्कन प्लेटू। इसका मतलब आज हम लोग जो एरिया पढ़ने वाले हैं वो अरावली विंध्याचल से लेकर के बुंदेलखंड बघेलखंड का एरिया और इधर का ये प्लेन यानी कि दिल्ली रिज, इस पूरे एरिया में देखेंगे हम लोग मालवा प्लेटू। इसके बाद देखेंगे इधर छोटा नागपुर का पठार और इधर मेघालय का पठार। इसे सम्मिलित रूप से कहते हैं क्योंकि भारत के सेंट्रल में है ये, इसीलिए इसको कहते हैं द सेंट्रल हाईलैंड, केंद्रीय उच्च भूमि। जब हम लोग विंध्याचल के साउथ में पढ़ेंगे सतपुड़ा से जो माउंटेन रेंज है, तो यहाँ से जब पढ़ेंगे तो साउथ में जितना भी हमें माउंटेन सिस्टम या प्लेटू सिस्टम मिलेगा उसे हम लोग पढ़ेंगे द डेक्कन प्लेटू में, दक्कन का पठार में। आज के लेक्चर में हमने लिया है द सेंट्रल हाईलैंड को। तो सेंट्रल हाईलैंड को पढ़ने के पहले आइए नज़र डालते हैं इस पूरे पेनिनसुलर एरिया पर क्या कहता है इनका आंकड़ा। यहाँ पर कुछ हमने लिख रखा है, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो अगर आप मेरा सबसे पहला लेक्चर इंडियन ज्योग्राफी का देखें तो मैंने आपको उसमें बताया है ज्योग्राफिकल हिस्ट्री में कि, और हिमालय माउंटेन में भी पढ़ाया है कि यहाँ पर जो जब इसकी ओरिजिन हुई यहाँ पर हिमालय माउंटेन की, तो साउथ में क्या था, गोंडवाना लैंड था, इधर अंगारा लैंड था, बीच में टेथिस ओशन था, दोनों आके मिलते हैं। तो ये जो हिस्सा था वो हमेशा से फिक्स रहा। इसमें भूकंप वगैरह बहुत कम आए, तो इनका खिसकाव तो होता है लेकिन ये एरिया बहुत स्थिर रहा। यहाँ भूकंप वगैरह एक जैसे कोयना के भूकंप आते हैं तो एक अपवाद स्वरूप हैं, अदरवाइज बहुत ही स्टेबल कंडीशन में रहा ये। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो गोंडवाना लैंड का पार्ट है ये दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानों में से है। तो ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है ये भारत का। ये दूसरा
इसका आकार कैसा है, तो ट्रायंगुलर शेप है। हमने देखिए इसका अगर बनाए तो एक ट्रायंगल बनेगा, तो ट्रायंगुलर शेप है। पूरे पेनिनसुलर प्लेटू की बात मैं कर रहा हूँ अभी। उसके बाद ये किसका भाग है, तो गोंडवाना का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। इसका एरिया अगर हम लोग देखें तो लगभग 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अभी हमने आपसे कहा ना कि अगर इंडिया के एरिया का लगभग आधा कर दें तो पूरा पेनिनसुलर प्लेटू बनेगा। तो इसका एरिया लगभग 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। और अगर इसकी लंबाई चौड़ाई देखें तो इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर और चौड़ाई है 1400 किलोमीटर। क्योंकि ये उठा हुआ है, स्टेबल है, इसमें ज़्यादा जो भूगर्भिक हलचलें हैं वो नहीं है, इसीलिए इसे संज्ञा दी जाती है हॉर्स्ट की, उत्खंड, हॉर्स्ट। तो जो ये पेनिनसुलर प्लेटू है इसे एक हॉर्स्ट का भी नाम दिया जाता है ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में। तो ऐसे भी कभी अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको समझ लें। आइए इस पेनिनसुलर प्लेटू का डिवीज़न करते हैं द सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू में, और फिर उसके बाद पढ़ते हैं कि क्या खास बातें हैं आपके द सेंट्रल हाईलैंड में जो कि हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको हम लोग मैप पे समझेंगे और यहाँ पर उनके रखे हुए कुछ लिखे हुए हैं फैक्ट। बहुत याद करने की कोशिश ना करें। ज्योग्राफी में जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको सारे फैक्ट ही मिलेंगे, इसलिए हमने इसको यहाँ मेंशन कर रखा है क्योंकि इतने टाइम में आपके सामने लिखता ही रहता। तो इनको पहले समझें, एक बार समझ लेंगे, उनकी लोकेशन यहाँ समझ लेंगे तो आपको इस मैप के जरिए याद करने में आसानी हो जाएगी। फिर आप बार बार बुक में पढ़ने नहीं जाओगे केवल आप फिजिकल ज्योग्राफी का मैप रखोगे, फिजिकल मैप इंडिया का, और आप आसानी से याद कर लोगे। तो आइए शुरू करते हैं। सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन से भाग हैं, तो मेनली 5 भाग हैं, उनको जानते हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक तो है अरावली, दूसरा अरावली के बाद मालवा का पठार मालवा माफ कीजिएगा मालवा प्लेटू। उसके बाद बुंदेलखंड, भांडेर, बघेलखंड, ये इनमें कौन कौन सा है, तो बुंदेलखंड, बघेलखंड और एक विंध्याचल को ऐड कर लिया गया है। छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। इनकी खास बातें क्या है आइए देखते हैं। अरावली श्रेणी की बात करें तो ये जो है वो प्री कैम्ब्रियन टाइम की हैं। दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन सिस्टम में जो है तो ये अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का एक उदाहरण है। तो जो सबसे पुराने माउंटेन सिस्टम है उनमें अरावली है। इसका ऊपर का भाग काफ़ी कट छट गया है तो इसकी ऊंचाई थोड़ी कम हो गई है। तो अगर देखें तो जो ये अरावली है वो पूरा कैम्ब्रियन यानी कि प्री कैम्ब्रियन एज का है और अवशिष्ट पर्वतों की श्रेणी में आता है। इसकी लंबाई देखें तो लगभग 800 किलोमीटर है। वो कहाँ से है, गुजरात से लेके दिल्ली तक। अगर आप दिल्ली को देखें तो दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल्स पर है, रायसीना की पहाड़ियों पर। जो रायसीना की पहाड़ियां हैं वो दिल्ली रिज के नाम से भी जानी जाती हैं। तो दिल्ली रिज, रायसीना हिल्स जो हैं वो कुछ और नहीं, यही अरावली का ही एक विकसित भाग है आगे तक। ठीक है, तो ये नदियों के अपर्दन के बाद इनमें धीरे धीरे कटाव हो गया और वो धीरे धीरे नष्ट हो गई, वहाँ मैदान बन गए। लेकिन इनका जो ये क्रम था पहले, वो दिल्ली से लेके यहाँ लक्षद्वीप तक की एक रेंज जाती थी। ये आपके लिए अभी अजूबा लग रहा होगा, लेकिन ये पूरी एक रेंज जाती थी लक्षद्वीप तक। लेकिन अब उसका जो अवशिष्ट भाग बचा हुआ है वो राजस्थान में, इधर पश्चिमी क्षेत्र भारत के अरावली है। तो ये आपका जो है इस पर। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसके जो नदियां देखते हैं इनमें कौन कौन सी हैं, तो इसके पश्चिम में 2 नदियां बहती हैं, एक माही एक लूनी। तो एक्चुअली यहाँ नहीं, ये आती हैं नीचे की तरफ। हमने इसलिए ऐसे बनाया ताकि आपको नाम डायरेक्शन के हिसाब से याद रहे, आप इनका एक्चुअल लोकेशन मैप पर देखें। और इधर जो है तो आप देखेंगे बनास। बनास जो है वो चंबल की सहायक रिवर है। चंबल किसकी है, यमुना की है, ट्रिब्यूटरी। तो बनास, और इनको देखें काली सिंध वगैरह जो चंबल हैं वो इधर से बहती हैं। तो बनास नदी, माही, लूनी, इनका पश्चिम और पूर्व का क्रम याद रखें कि अरावली के पश्चिम में कौन सी बहती है और पूर्व में कौन सी बहती। एक है 56 मैदान, वो भी किधर है, इसके पूर्व में। नदियाँ इधर है तो मैदान भी इधर होंगे। तो हमने अरावली के बारे में कितनी बातें जानी। अरावली सबसे पुराना पर्वत है, ठीक है, इसका विस्तार गुजरात से दिल्ली तक है।
पश्चिम में इसकी माही और लूनी नदियाँ हैं, दक्षिण में बनास, चंबल, काली सिंध ये नदियाँ हैं, और जो 56 मैदान है वो इस एरिया में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ जो प्रमुख हैं, जरगा पहाड़ियाँ, मारवाड़ पहाड़ियाँ, हर्षनाथ पहाड़ियाँ। तो अगर उदयपुर के आसपास देखें तो जरगा पहाड़ियाँ हैं। इसी तरीके से इनकी लोकेशन, इनमें इनके आसपास से तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से संबंधित हैं, तो आप याद रखिए अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित हैं। जरगा पहाड़ियाँ, मारवाड़ पहाड़ियाँ, हर्षनाथ पहाड़ियाँ और दिल्ली रिज मैंने आपको बता ही दिया। तो ये रहा आपका अरावली। इनकी लोकेशन आप ऐसे ही याद रखें, जब कभी मैप पर देखें तो इन चीज़ों को मन में याद करने की कोशिश करें। देखते हैं मालवा पठार। सबसे पहले इसकी लोकेशन जानते हैं, इसके पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या क्या है। मालवा पठार का जो पश्चिमी भाग है वो है डेजर्ट, या उत्तर पश्चिम अगर देखें तो अरावली रेंज, और अगर इसका इधर देखें जो ईस्टर्न पार्ट है तो वो बुंदेलखंड पठार का पूरा भाग है, पठारी क्षेत्र, और अगर साउथ में देखें तो वो विंध्याचल आता है। तो इस पूरे क्षेत्र में मालवा जो है पठार वो है, ये काली मिट्टी से निर्मित है। तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट बात यही आ जाती है कि ब्लैक सॉइल से जो बना हुआ है ये एरिया मालवा का पठार। दूसरा क्या है, इसमें नदियाँ कौन सी बहती हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मालवा प्लेटू में कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो देखिए काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, ये सब मालवा पठार से निकल के ही यमुना में जाके मिलती हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि जो पार्वती नदी है और जो बेतवा नदी है, इन्हीं के बीच में इनके दोआब में बसा है भोपाल। तो ऐसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भोपाल किन दो नदियों के दोआब पर बसा है, तो वो पार्वती और बेतवा, ये मालवा प्लेटू से ही निकलने वाली दो नदियाँ हैं जो कि यमुना में जाके मिलती हैं। बाद में ये गंगा सिस्टम के जरिए बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बीच से उठा लिए जाते हैं। तो नदियों का जान लें जब भी आप पढ़ें, तो इनका ज्योग्राफिकल जूलॉजिकल स्ट्रक्चर समझ लें, कैसे बने हैं, कब के हैं, पुराने हैं, नए हैं, कौन सी मिट्टी है, नदियाँ कौन सी हैं। नदियों के बाद इनकी और क्या खास बात है आइए देखते हैं। तो इनमें मैदान कौन कौन से हैं, तो उर्मिल मैदान पाए जाते हैं, रोलिंग प्लेन्स। रोलिंग प्लेन का मतलब ये हुआ कि जब यहाँ इतनी नदियाँ होंगी तो जो इसमें पहाड़ियाँ होंगी उनको काफ़ी उनका इरोजन हो गया होगा, वो कट गई होंगी। तो कटने की वजह से क्या होगा, मैदान में कहीं पर उबड़ खाबड़ जमीन, उबड़ खाबड़ तो नहीं कहेंगे, छोटी छोटी पहाड़ियाँ अवशिष्ट पहाड़ियों की तरीके से बची रहती हैं, तो उनको कहते हैं रोलिंग प्लेन्स। तो उर्मिल मैदान, तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये आता है कि उर्मिल मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो मालवा पठार। सबसे इंपॉर्टेंट दो पॉइंट हैं, एक है रेवाइंस और दूसरा है गुली इरोजन। तो ये क्या है, बीहड़ खड्ड और गुली इरोजन क्या है। मालवा का प्लेटू जो है वो इन नदियों ने मालवा के प्लेटू का सबसे ज़्यादा आवर्धन किया है, मिट्टी का कटाव किया है। और होता ये है कि ये जो गुली इरोजन होता है इसे मिट्टी की मृत्यु कहते हैं। मतलब अगर ये पतली पतली नालियों के जैसे क्या होता है कि इसमें ऊपर की मिट्टी जो है वो बह जाती है, और जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर मोटे होते हैं कण मिट्टी के, वही बचे रह जाते हैं, और जितनी उपजाऊ है फर्टाइल सॉइल वो बह जाती है। तो इसमें क्या होता है कि उसकी सारी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, उर्वरता समाप्त हो जाती है, और वो जो ज़मीन रह जाती है वो किसी काम की नहीं रह जाती। तो इस मालवा जो प्लेटू का क्षेत्र है, बुंदेलखंड से मालवा प्लेटू लेकर के पूरा ये एरिया सबसे प्रसिद्ध है भारत में, किसके लिए, रेवाइंस के लिए और गुली इरोजन के लिए। तो याद रहेगा इसमें गुली इरोजन है, रेवाइंस पाए जाते हैं, बीहड़ खड्ड, उन्हीं को जब वो ज़्यादा खड्ड बन जाते हैं तो उनको रेवाइंस बोलते हैं, और रोलिंग प्लेन इनमें पाए जाते हैं। नदियाँ कौन कौन सी, तो हमने आपको बता दिया कि जो चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं मेनली वो, और यमुना की ट्रिब्यूटरीज। देखिए जो पेनिनसुलर रिवर है इसका पूछा जाता है कि मालवा का पठार का स्लोप किधर है। तो मालवा के पठार का जो ढाल है वो आप देखेंगे अरब सागर की तरफ नहीं है, इसका जो ढाल है वो उत्तर की तरफ है। तो आप अपने माइंड में सेट करें कि गंगा रिवर सिस्टम किधर से है, इधर से। यहाँ का पानी कहाँ बह के जा रहा है, तो नर्मदा में नहीं आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है, गंगा रिवर सिस्टम में जा रहा है, यानी कि उसकी ट्रिब्यूटरी यमुना है, यमुना की ट्रिब्यूटरी चंबल है। तो इसकी जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, चंबल, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन, तो ये सब जा कर के मिलती हैं। तो इसका ढाल किधर है, उत्तर की तरफ है। ठीक है, मालवा से बहुत क्वेश्चन आते हैं, याद रखें। यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं जाने की ज़रूरत है, यहाँ समझने की ज़रूरत है, यहाँ समझ जाएंगे, ये हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। तीसरा देखते हैं क्या है,
बुंदेलखंड, बघेलखंड, विंध्याचल, ये बहुत टफ नहीं है, ज़्यादा यहाँ से फैक्ट नहीं आते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एरिया जो है वो नीच से निर्मित है, बुंदेलखंड, बघेलखंड और विंध्याचल, तो ये पहाड़ी एरिया है। नीच जो चट्टाने हैं वो इनसे निर्मित है। दूसरा जो विंध्याचल है, ये क्वेश्चन आता है, ये वाटर डिवाइड का काम करता है। वाटर डिवाइड क्या होता है? वाटर डिवाइड एक ऐसी, मान लो कोई पर्वत है तो इसका पानी इधर जाए और इसका पानी इधर जाए, तो वाटर डिवाइड का मतलब क्या हो गया, बीच में एक बांध के तरीके से हो। तो देखिए विंध्याचल के जो नॉर्थ की रिवर्स हैं वो अपना सारा पानी लेके जाती हैं गंगा यमुना रिवर सिस्टम में, और विंध्याचल की साउथ की जितनी है वो अपना जो पानी है वो सारा पानी लेके दूसरे रिवर सिस्टम में लेके आती हैं, या तो वो अरेबियन सी में जा रही हैं या तो मोस्टली जो है वो बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं। तो दो ही रिवर हैं, नर्मदा, तापी, जो लेके आती हैं अरेबियन सी में। बाकी सारी की सारी आप देखेंगे महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, वो सभी बे ऑफ बंगाल में लेके जाती। तो आप देखें उत्तर दक्षिण में अगर बांटें तो विंध्याचल जो है एक जल विभाजक का काम करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कौन सी पर्वत श्रेणी जल विभाजक का काम करती है, तो विंध्या श्रेणी। विंध्या के ही दक्षिण में है नर्मदा, तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में ही एक घाटी है, रिफ्ट वैली जिसको कहते हैं, भ्रंश घाटी जिसको मैं बोल रहा था, तो चाहे रिफ्ट वैली लिख के चाहे वो तो उसका इंग्लिश ही है, तो भ्रंश घाटी से बहती है नर्मदा। तो ये आपको याद रहे कि नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल है, और विंध्याचल देखिए यहाँ इधर का पानी इधर ही आएगा, बाकी इसके सब का पानी देखिए कहाँ जा रहा है, गंगा रिवर सिस्टम में। तो आपको इसमें क्या याद करना है कि ये एक वाटर डिवाइड का काम करता है। इसके पूर्व में कुछ श्रेणियाँ हैं, वो भांडेर श्रेणी है, कैमूर श्रेणी है, तो इसके पूर्व का जो है एक आगे बढ़ा दिया गया है कि इसके पूर्व के रूप में विंध्याचल ऐसे वाटर डिवाइड का काम करता है। आइए देखते हैं दूसरा, जो सबसे मालवा के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स होता है, इसमें बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं। आप देखेंगे तो मैक्सिमम मिनरल्स जो हैं आपको इसी एरिया में मिलेंगे, इसीलिए इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये लैंडफॉर्म हमारे लिए। इसमें क्या क्या एरिया आते हैं तो आप देखेंगे पुरुलिया, पलामू, धनबाद, गया, हजारीबाग, संथाल, परगना, रांची, इनको बहुत टेंशन ना लें, ये इस एरिया के प्लेसेस हैं। यहाँ पर मैक्सिमम जगह जब आप इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे तो आपको इन सबके नाम बार बार मिलेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ से कुछ न कुछ मिनरल्स मिलते ही हैं। फिर इनमें रिवर्स कौन कौन सी हैं, तो आइए देखते हैं। इनमें रिवर देखिए कौन सी निकलेगी। एक तो यहाँ से निकल रही है दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, सोन की जो ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसका एक ऐसा पठार जिसका जो प्रवाह है वो चारों तरफ का है। छोटा नागपुर जो प्लेटू है वो एक ऐसा पठार है जिसका पानी चारों तरफ बह के जाता है। देखिए उत्तर में गंगा रिवर सिस्टम में जाता है, पूरब में दामोदर लेके जाती है वो सीधा बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में, स्वर्णरेखा सीधे बे ऑफ बंगाल में जाती है, महानदी बे ऑफ बंगाल में लेके जाती है। इस तरीके से सोन की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो पश्चिम के पानी को लेके जाती है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत में कौन सा ऐसा पठार है, आप देखें मालवा का जो पानी है वो मैक्सिमम नॉर्थ में जा रहा है, लेकिन जो छोटा नागपुर प्लेटू है इसका पानी चारों तरफ बहता है। ठीक है, तो इसमें रिवर कौन सी हो गई, महानदी, सोन, दामोदर, स्वर्णरेखा। अब देखिए कि आपको यहाँ याद करने की जरूरत है जी नहीं, अगर आपने मैप पर इनके लोकेशन याद कर लिए तो आप यहीं से सारी चीज़ें याद रख सकते हो। दोस्तों जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो मैप को सामने जरूर रखें। एक्चुअली हम जो ये फैक्ट लिखते हैं वो फैक्ट आपको बुक में खूब मिलेंगे, हर जगह प्रिंटेड मिलेंगे, लेकिन जब आप इसको यहाँ से कोरिलेट कर पाएँ तभी वो आपको याद होता है। तो इसको बार बार देखिएगा, आपको जरूर याद होगा। आइए देखते हैं इनमें और आगे क्या है। तो हजारीबाग एक इम्पॉर्टेंट है, एक है रांची का पठार। अब हजारीबाग और रांची का पठार कैसे याद होगा, छोटा नागपुर के उत्तर में जाएंगे तो हजारीबाग है यहाँ पर, और साउथ में आएंगे तो यहाँ पर रांची का पठार है। तो हजारीबाग, छोटा नागपुर, रांची का पठार, ठीक है, याद रहेगा, हजारीबाग, छोटा नागपुर, रांची का पठार। बीच में कोडरमा का पठार भी है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हैं कि जो प्रमुख पठार हैं वो इसी एरिया में पाए जाते हैं। यहाँ कुछ पार्ट पाए जाते हैं जो लेटराइट मिट्टी से बने हुए हैं। इनकी जो इनका निर्माण हुआ है वो ग्रेनाइट और नीच से हुआ है। अब इसमें दूसरी आपको रिफ्ट वैली मिलेगी। जैसे आपने देखा है कि रिफ्ट वैली नर्मदा और तापी की, तो नर्मदा और तापी नदियाँ जो हैं दो ऐसी प्रमुख नदियाँ हैं जो पेनिनसुलर प्लेटू का पानी लेके जाती हैं वेस्ट में, अरेबियन सी में। दो ऐसी नदियां हैं, एक दो मात्र नदियां, बाकी जितनी रिवर आप देखेंगे वो बे ऑफ बंगाल में लेके जाती हैं। इसमें ऐसा कारण क्या है, क्योंकि ये रिफ्ट वैली बनी है। यहाँ भ्रंश घाटी क्या होती है,
भ्रंश घाटी में एक ज़मीन होती है जिसका एक हिस्सा अगर क्रैक होके क्या हो जाए, नीचे धंस जाए, ठीक है, तो यहाँ से यह हिस्सा हट जाएगा और ये बन जाएगा रिफ्ट। तो रिफ्ट वैली में क्या होता है, कहीं का भाग धंस जाता है या फिर अगल बगल के भाग ऊपर उठ जाते हैं। तो रिफ्ट बने या होर्स्ट बने, होर्स्ट का मतलब भ्रंशोत्थ पर्वत, जो ऊपर उठे हुए पर्वत होते हैं, और रिफ्ट का मतलब नीचे दब गई वैली। तो इसमें दो नदियां आपको मिलेंगी, नर्मदा तापी। इसी तरीके से रिफ्ट वैली मिलेगी कौन सी, दामोदर। दामोदर नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रंश घाटी से इनमें से कौन कौन सी नदी बहती है। ऑप्शन में आपको कोई भी नदी दे दे, दामोदर दे दे। आपको याद है कि भ्रंश घाटी में तो केवल नर्मदा तापी बहती है, जी नहीं, दामोदर भी बहती है। तो भ्रंश घाटी जो है यानी कि रिफ्ट वैली में कौन सी नदी बहती है, दामोदर घाटी। तो याद हो गया ये बहुत अच्छे से। आइए इसके बाद देखते हैं, और मैंने आपको बता ही दिया क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं, इसीलिए कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। दोस्तों जब भी हम पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ते हैं तो हमारा ये माइंड जाता है कि जो मैदान के बाद दक्षिण का हिस्सा है वो पूरा पेनिनसुलर प्लेटू है, यहाँ ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये पेनिनसुलर प्लेटू है वो जाता है आपके उत्तर पूर्वी भारत तक। आप देखेंगे तो यहाँ गंगा ने पूरा काट करके इस एरिया पे पूरा जो मिट्टी है, सेडिमेंट्री सॉइल, वो इस पर पूरी जमा कर दी है। तो हुआ ये कि ये तो मैदान बन गया, ये ढक गया है, एक्चुअली वो कट गया है, अपरदित हो गया है। इसे कहते हैं मालदा गैप। क्या कहते हैं, मालदा गैप। किसके किसके बीच में है, यहाँ राजमहल पहाड़ियाँ हैं, राजमहल से लेके गारो। तो राजमहल गारो गैप भी बोलते हैं या मालदा गैप बोलते हैं। तो ये मालदा गैप क्या है, ये पूरा हिस्सा है जहाँ से गंगापुरा और ब्रह्मपुत्र बीच से निकल जाती है। तो एक्चुअली ये प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है जो आगे जाके गारो, खासी, जयंतिया और मेकिर, इसे कहते हैं मेघालय का पठार। क्या कहते हैं इसे, मेघालय का पठार। आप देखेंगे यहाँ पर मेघालय है भी, मेघालय का पठार। दूसरा इसे कभी कभी शिलांग का भी पठार बोलते हैं, ठीक है, शिलांग का पठार। तो दो में से कोई भी एक नाम, जनरली मेघालय का पठार पूछा जाता है। इनका क्रम पूछा जाता है कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे जो पश्चिम में है गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया, एक्चुअली उनकी जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, उसी नाम से हैं ये, और आगे मिकिर। तो मालदा गैप से उत्पन्न, मालदा गैप से अलग, तो मालदा गैप मैंने आपको बता दिया कि प्रायद्वीपीय भाग का ही ये भाग है। ये यहाँ से जो आपका ये सेंट्रल हाईलैंड है उसी का एक भाग है। अब ये पूछ सकता है कि वो दक्कन प्लेटू का भाग है कि सेंट्रल हाईलैंड का, तो सेंट्रल हाईलैंड का भाग है, क्योंकि दक्कन तो यहाँ से है ना, जो ये भ्रंश है, भ्रंश के साउथ में है जो रिफ्ट है। अब इसमें गारो, खासी, जयंतिया, मेकिर, रिंगमा जो पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर हैं। इनका जो सबसे हाईएस्ट है वो शिलांग में ही जो है, वो कौन सा है, नोकरेक शिखर, अगर आप याद रख सकें तो। एग्जाम में तो ज़्यादा नहीं पूछा गया। दूसरा मेघालय का पठार जो है, यहाँ पर पाई जाती हैं कार्स्ट टोपोग्राफी, कार्स्ट स्थलाकृति। ये चूने से बनी हुई आकृतियां होती हैं, यूगोस्लाविया में पाई जाती हैं। यहाँ पर भी तो भारत में पूछा जाता है कहाँ पर, तो आप पढ़ेंगे युवाला, पोलजे, ये सब जो इस तरीके के कार्स्ट स्थलाकृतियाँ हैं जो यूरोपीय भाग में पाई जाती हैं यूगोस्लाविया में, वो भारत में देखें तो भारत में मेघालय, जो मेघालय का पठार है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि भारत में कास्ट स्थलाकृतियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो कई जगह हैं स्थल, यहाँ पर मेनली पाए जाते हैं। जब हम लोग इस तरीके से स्थलाकृतियाँ पढ़ने लगेंगे तो इनको एक बार समराइज कर लेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा अभी केवल द सेंट्रल हाईलैंड। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे द डेक्कन प्लेटू, क्योंकि ये बड़ा हो जाता। हम आपको उस लेवल का पढ़ाते हैं कि आप कोई भी एग्जाम दें, आपके कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। दोस्तों पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा समय दीजिए, पेशेंस रखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स देख के हमें लगता है कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं। इवन आप लोगों में से कई के फ़ोन भी आते रहते हैं। तो ऐसे में हमें बहुत अच्छा लगता है आपका इंस्पिरेशन। देखते रहिए। इसी तरीके से हम अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं उनको बता दूँ कि पॉलिटी के लेक्चर्स लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी, ये जो फिजिकल ज्योग्राफी के हैं वो अबाउट 30 लेक्चर्स, वो आपके भी प्लेलिस्ट में हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू डेली चल रही हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हमारा प्रयास है कि आपको वो सब कुछ मैं उपलब्ध करा पाऊँ जो आप पढ़ना चाहते हैं। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में प्रायद्वीपीय पठार के
दक्कन का पठार यानी कि डेक्कन प्लेटू पढ़ने के साथ। फिर तब तक पढ़ाई करते रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, आज मैं आपको बधाई देना तो भूल ही गया, आज रक्षाबंधन का पर्व है। आप सभी को शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।